नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है विज़न आईएएस का जून मंथ का करंट अफेयर। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे विज़न आईएएस के जून मंथ के करंट अफेयर्स को, और उससे पेरिफेरल जो भी जीके और जीएस के होते हैं, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज रिलेटेड थिंग्स, उनको भी ध्यान देंगे। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत आता है ये। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत देखते हैं क्या है कि कोalition गवर्नमेंट जो बनी है, सेंटर में जो एनडीए की सरकार बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो उसकी बात किया गया है इसमें। देखिए, अब ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है कि हाल ही में 2024 के लोकसभा आम चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक है, चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है, और गठबंधन की सरकार इसलिए बनी है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, अब देखते हैं कि गठबंधन सरकार के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जब किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग कर लेते हैं। यही गठबंधन की बात होती है। अब भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में क्या क्या शामिल है कि बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली मतलब कई मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कई सारी पार्टियां हैं, तो एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत सारी पार्टियां आपस में सहयोग करके गठबंधन सरकार बना के चलाती हैं। क्षेत्रीय विविधता है, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय है, सत्तारूढ़ दल, विरोधी कारक इत्यादि, ये सब सारे कारक हैं जो कि गठबंधन सरकार के बनाने में ये कारक योगदान देते हैं। ठीक है, भारत में गठबंधन सरकार दो तरीक़ों से बनती है। एक तो जो है ये पहला चुनाव पूर्व गठबंधन, और ये क्या है, चुनाव पश्चात गठबंधन। अब चुनाव पूर्व गठबंधन में इस बार आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो था हमारा, इंडिया जिसको बोलते हैं इंडिया अलायंस, कांग्रेस और अन्य दल जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे मिल के अपना चुनाव पूर्व ही गठबंधन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया, कई दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं तथा मतदाताओं के सामने संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं। और चुनाव पश्चात गठबंधन क्या होता है कि यदि चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, तब राजनीतिक दल चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन हेतु दूसरी पार्टियों के साथ वार्ता करते हैं। तो ये तो दो तरह का गठबंधन हो गया। आइए देखते हैं कि भारत में गठबंधन सरकार का इतिहास क्या क्या रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं कि भारत में गठबंधन सरकार कब कब बनी है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1977 में केंद्र स्तर पर, संघीय स्तर पर पहली गठबंधन सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1977 में संघीय स्तर पर पहली जो गठबंधन की सरकार बनी थी वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1989 में भारत में गठबंधन राजनीति के युग की शुरुआत लगभग 25 साल तक ये चला। तो 1989 में गठबंधन राजनीति के युग की शुरुआत हो जाती है। और 1999 से 2004, 1999 से 2004 में एनडीए 5 वर्ष तक सफलतापूर्व सत्तारूढ़ रहने वाली पहली गठबंधन सरकार बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। और फिर 2024 में जो इस बार की सरकार है, ये जो 2024 की जो इस बार की सरकार है, केंद्र में फिर से गठबंधन राजनीति का उदय हुआ है। ठीक है, जो थर्ड टर्म प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो गठबंधन के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है सब। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा बात करते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, गठबंधन सरकार का क्या महत्व है ना, इसका एडवांटेज क्या है। तो व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है, मतलब कि कहने की समावेशी विकास, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं। ठीक है, और ये पूरा अलग व्यापक क्षेत्र और व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करती है गठबंधन सरकार। तो कहने की अगर मल्टी पार्टी सिस्टम अगर एक साथ मिल जाते हैं तो अलग अलग राज्य की अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनके जो लोकल डिमांड होते हैं, तो व्यापक प्रतिनिधित्व की बात हो जाती है यहाँ पे। मतलब जो मान लीजिए तमिलनाडु से कोई सरकार आई है, वहाँ की कोई पार्टी केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन में है, तो अगर जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे या जो भी विधेयक बनाए जाएंगे, उसमें उनका लोकल जो लेवल पे तमिलनाडु में जो हित रहेगा उनको भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न नियम कानून और कायदे बनाए जाएंगे ताकि उनका भी समावेशी विकास हो सके। ठीक है, तो नियंत्रण और संतुलन की बात की गई। दूसरा एडवांटेज है कि गठबंधन सरकार में शामिल भागीदार एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें संभावित रूप से सत्तावाद एवं जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय लेने का जोखिम कम होता है।
ठीक है। एक देखिए सहकारी संघवाद की बात की गई यहाँ पे कि ये एडवांटेज है सारे, कि व्यापक प्रतिनिधित्व बता दिया हमने, नियंत्रण और संतुलन की बात की गई है। एक सहकारी संघवाद की बात की गई है कि अक्सर क्षेत्रीय दलों को गठबंधन सरकार में शामिल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार है जो कि तमिलनाडु से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से है, तो अगर वहाँ की पार्टियाँ गठबंधन करती हैं तो उनके सौदेबाजी में वृद्धि होती है। सौदेबाजी में वृद्धि करने का मतलब ये है कि वो जो है अपने हित का ध्यान रखते हुए सारे नियम कानून कायदे बनाए जाएंगी। इसके अलावा शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब गठबंधन सरकार के समक्ष चुनौतियां क्या होती हैं ये देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल कि 1998 में केवल 13 माह के बाद ही पहले इंडिया की सरकार गिर गई थी। ठीक है। क्योंकि अलग अलग हित होते हैं, उनमें असहमति होती है और सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। नीतिगत अस्थिरता होती है कि अब उदाहरण के लिए देखें कि 2008 में इंडिया यूएसए का जो परमाणु समझौता हुआ था उस पर यूपीए जो फर्स्ट सरकार थी उसमें वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो सकती है। ये एक डिसएडवांटेज है। ये चुनौतियां हैं और ये हमने आपको चुनौतियां बता दी। ये क्या है, गठबंधन सरकार की समस्त चुनौतियां क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता होती है, नीतिगत अस्थिरता होती है। राजनीतिक अस्थिरता में 1998 में 13 माह बाद ही इंडिया की सरकार की गई थी और नीतिगत अस्थिरता में क्या हुआ था कि 2008 में इंडिया यूएसए का जो परमाणु समझौता हुआ था उस पर वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था यूपीए सरकार से। ठीक है। और ये इसका महत्व था गठबंधन सरकार का। ये गठबंधन सरकार का महत्व था कि व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, नियंत्रण और संतुलन होता है, आम सहमति बनती है। उसके बाद लोकसभा की भूमिका क्या होती है, इसमें सहकारी संघवाद की बात की थी कि क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है और जिसमें राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। और एक ये भी देखा जाता है कि शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये देखिए आम सहमति बनने वाला जो पॉइंट है इसमें ये दिया गया कि गठबंधन सरकार के लिए वार्ता और समझौते की आवश्यकता होती है, जिससे संभवतः अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियां बनाई जा सकती हैं। ये रहा सारा पॉइंट हमारा। और देखिए और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है तो उससे कहीं न कहीं विदेश नीति भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों के व्यक्तिगत हित विशेषकर क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में विशेष विदेश नीति जो है ये प्रभावित होती है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और बांग्लादेश से रिलेटेड कोई होने वाला है समझौता, हो सकता है वो अपने क्षेत्रीय हित को साध के उस विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 2011 में जब तीस्ता जल समझौता हुआ था तो उस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कुछ इंटरवेंशन किया था और इस समझौते पर निर्णय पूरा लिया नहीं जा सका। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है गठबंधन की सरकार का। क्षेत्रवाद में क्या आता है कि देखिए गठबंधन की सरकार में जो भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं और कुछ जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं, क्योंकि वो विभिन्न पार्टियों से आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, तो अपने लोकल जो एरिया का होता है मुद्दा उसको उठा के कभी कभी उन सब मामलों में सहमति नहीं बन पाती है। इसकी वजह से ये सारे विवाद उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल आगे रहती है। ठीक है। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। नए राज्यों की मांग उठ रही है। अभी सुर्खियों में क्यों है, नए राज्यों की मांग जो है सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अभी देखिए एक तो हम आपको बता दें कि भील प्रदेश की मांग की जा रही है, भील प्रदेश की मांग की जा रही है। और हाल ही में अभी जून का करंट अफेयर मैं आपको बता रहा हूँ तो 2 जून को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हो गए हैं। 2 जून को तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 10 साल पूरे हो गए हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, आज उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि होता क्या है, ये किस लिए हुआ था, है ना। इसमें देखिए बताया गया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर तेलंगाना नामक एक अलग राज्य बनाया गया था। हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। ठीक है। विकास में कथित क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए तेलंगाना राज्य के गठन का कदम उठाया गया था। तो तेलंगाना राज्य के गठन का कदम क्यों उठाया गया था, उसका रीजन ये था कि क्षेत्रीय असमानता है, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता है। तो जो क्षेत्रीय असमानता है तो इसको देखते हुए तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया गया ताकि वहाँ की जो असमानता के और जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है उसको दूर किया जाए, उसको बराबर किया जाए। ठीक है। तो हाल ही में देखिए, हाल ही में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाल ही में भील जनजाति ने अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य भील प्रदेश की मांग की है। अलग जनजातीय राज्य
ये भील प्रदेश की मांग की है। इस प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्से शामिल करने की मांग की जा रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, देखिए ये एक फैक्ट दिया गया है यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु के लंबे संघर्ष और आमरण अनशन से उनके निधन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और इसमें सबसे बड़ा योगदान था स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु का, जो कि आमरण अनशन पे बैठे थे और उनका निधन हो गया था। इसके पश्चात 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान कि नए राज्यों का गठन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए संविधान का आर्टिकल 3 जो कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि इसमें नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में बदलाव। ठीक है, ये आर्टिकल 3 बोलता है। अब ये क्या करता है कि इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न शक्तियां दी गई हैं संसद को, है ना, करने के लिए। अब ये शक्तियां क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये शक्ति ये दी गई कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो ये जो है एक शक्ति दी गई है उस आर्टिकल 3 के तहत। उस आर्टिकल 3 के तहत एक शक्ति दी गई है संसद को। ठीक है, अब होता क्या है कि राष्ट्रपति की सिफारिश कब की जाती है इसमें। ठीक है, कि नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होना आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद राज्य विधान मंडलों के साथ परामर्श भी किया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश के राज्य विधान मंडल जो भी वहाँ विधानसभा है ना, और तो वहाँ पे उसकी मंजूरी की जाती है, विधानसभा, विधान परिषद, तो वहाँ से उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा, जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित हो रहे हों। ठीक है, तो इस केस में आंध्र प्रदेश के राज्य विधानमंडल के पास राष्ट्रपति ने ये भेजा होगा कि अपना विचार आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए इसको करने के लिए एक साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। तो संसद क्या है, एक साधारण विधेयक पारित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। इसमें कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है। और साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत, मतलब साधारण मेजॉरिटी 51%, 50% प्लस 1 कह लें, या 51% वोट से ये किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ हमारे फैक्ट्स हैं कि भाई आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों की मांग को प्रेरित करने वाले क्या क्या कारक थे। ठीक है, तो उसमें भाषाई विविधता थी। ये भाषाई विविधता एक रीज़न था, एक कारण था जिसकी वजह से नए राज्यों की मांग उठी। ठीक है, विकास संबंधी असमानता था जिसके कारण नए राज्यों की मांग उठी। सांस्कृतिक पहचान, जैसे कुछ विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक पहचान हो गई थी, उनके नस्ल, रीति रिवाज, इन सब का संरक्षण जरूरी था। तो वहाँ के लोग उठे और बोले कि नहीं, हमें एक अलग राज्य ही बना दिया जाए, हमारी एक अलग सरकार हो। अब एग्जाम्पल के लिए असम से बोडोलैंड राज्य की मांग की गई, असम से अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की गई, है ना। और इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है जो राज्य के बाकी हिस्सों से अलग है, है ना। ये विभिन्न फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते थे उस टाइम पे विभिन्न मतलब अलग अलग राज्यों की मांग के लिए। ठीक है, और एक फैक्टर ये भी है प्रशासनिक दक्षता का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ अच्छा रहेगा और उसके अगर बाउंड्री में चेंज करने से एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर हो सकता है। तो एक ये भी रीज़न था, प्रशासनिक दक्षता। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय
है ना। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय में क्या है कि बेरूबारी संघवाद 1960 में हुआ था, बेरूबारी संघवाद 1960 में। इसमें क्लियरली लिखा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3 जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, संसद को राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है कि किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। अगर किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपने पढ़िए उसको ध्यान से घर पे कि क्या ऐसा हुआ है कभी कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपा गया है, वो कब सौंपा गया, अगर सौंपा गया है या नहीं सौंपा गया है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप देखिए आगे हम हिंट भी दे दिए आपको कि कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने है तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था, है ना। 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया था, किसको सौंपने के लिए, पाकिस्तान को सौंपने के लिए कुछ भारतीय क्षेत्रों को ये अधिनियम पारित किया गया था, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है हम लोगों के सामने कि विभिन्न पुनर्गठन आयोग की समितियां जो हैं, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है एसके धर आयोग। देखिए कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है कि कौन सी समिति कब बनी, ये 1948 में बनी थी। एसके धर आयोग जो है ये 1948 में बना था और इसने क्या है, भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ये ध्यान रखिएगा कि एसके धर आयोग ने भाषाई सुविधा नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। दूसरा है जेवीपी समिति भी 1948 में बनी थी, लेकिन इसके बाद बनी थी, इसके धर आयोग के बाद बनी थी जेवीपी समिति 1948 में। और इसमें 3 मेंबर थे, इसके नाम पे ही, तीनों मेंबर के नाम पे ही समिति का नाम है जेवीपी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा था। और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मतलब ये समिति भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहती थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा है फजल अली आयोग, 1953 में बना था ये फजल अली आयोग, है ना। तो आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए 4 कारक दिए थे और ये 4 कारक क्या है कि पहला है देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, मजबूत करना। ये सोच करके हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देने के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना तथा राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव था, ये सोच था फजल अली आयोग का, ये पॉइंट था कि इन्हीं 4 पॉइंट की वजह से ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है। और फाइनली फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की थी और संसद ने आयोग की सिफारिश को 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से लागू किया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के माध्यम से लागू किया था। तो ये रहा हमारा राज्यों से संबंधित विचार कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, कौन कौन से पुनर्गठन आयोग थे, समितियां क्या थी, स्वतंत्रता के बाद राज्यों को की मांग को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे, है ना। और आर्टिकल 3 क्या होता है, उसमें संसद को क्या शक्ति दी गई है, और राष्ट्रपति की सिफारिश कब होती है, क्या राज्य विधानमंडल से भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, और किस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत या अन्य तरीके के बहुमत की आवश्यकता होती है, ये हमने देख लिया, है ना। और ये भी देखा कि भील प्रदेश की मांग उठ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क, अगर नए राज्यों का गठन किया जाता है तो उसका एडवांटेज क्या है, क्यों किया रहे नए राज्यों का गठन, उसका एडवांटेज क्या है। ये बोलेंगे प्रभावी प्रशासनिक दक्षता हो जाती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अगर कोई राज्य का एरिया बड़ा है, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश का एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, अगर उसको हम एक या दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या वहाँ पे प्रशासनिक दक्षता अच्छी हो सकती है, वो तो खैर विचार विमर्श का भाग है। लेकिन अगर ऐसे सोचे लेमन अंडरस्टैंडिंग में कि एरिया छोटा हो जाएगा तो शायद वहाँ पे प्रशासनिक दक्षता ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसको देखते हुए देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तेलंगाना में धान का जो उत्पादन था 2015 में 4.57 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023 में 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया,
ये क्यों हुआ है? क्योंकि संसाधनों का उचित उपयोग हुआ है, इसमें संसाधनों का उचित उपयोग हुआ है। ठीक है, क्या किस संसाधन का? जल संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा जल संसाधन का उचित उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से इनके धान के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2015 में 4.5 था और 2023 में 20 MMT हो गया धान का उत्पादन। ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश जब गवर्नमेंट थी तो उस पर्टिकुलर एरिया में, जो तेलंगाना का एरिया था, वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी बात है, इनोवेशन की बात की गई है, नवाचार, इनोवेशन। छोटे राज्यों में शासन या सेवा वितरण में इनोवेशन का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जब से छोटा राज्य है वहाँ पे इनोवेशन करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करेंगे, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो शायद वो विचार या वो इनोवेशन और भी राज्य अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें जो बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए सिक्किम में जैसे जैविक खेती की सफलता हुई, सिक्किम ने जैविक खेती यूज किया और वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद केरल सरकार ने भी जैविक खेती केंद्र बनने के लिए जैविक कृषि मिशन 2023 की शुरुआत की है। ठीक है, तो सिक्किम ने पहले जैविक खेती शुरू की, उसके बाद केरल सरकार ने भी जैविक कृषि मिशन 2023 की शुरुआत की है, वहाँ से बोरो किया एक तरीके से आइडिया उसका। ठीक है, अब व्यापार की बात करें, देखिए व्यापार में क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे छोटे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं, तो ऐसा है। और बेहतर विकास मतलब बेटर डेवलपमेंट की बात करते तो इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है ना। अब नीति आयोग का जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 है, इसके अनुसार उत्तराखंड में 2015-16 और 19 से 21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या 17% से घटकर 9% रह गई है। आप ऐसा समझ लीजिए, 17% से घटकर 9% रह गई है मतलब। तो ये एक एडवांटेज है, अगर छोटे राज्यों का गठन होता है तो एडवांटेज है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं कि राज्यों का गठन क्यों नहीं होना चाहिए। आर्थिक तनाव, भाई बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए तेलंगाना का गठन हुआ, अब वहाँ की जो राजधानी है उस टाइम पे, है ना, या फिर कह लें कि अमरावती में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, है ना, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स या वहाँ के विधान मंडल के रहने के लिए मान लीजिए वहाँ पे विधान परिषद या विधानसभा के भवन का निर्माण किया जाएगा तो उसमें भी खर्चे आएंगे, है ना। एक डेवलपमेंट पार्क बनाया जाएगा तो बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो मतलब एक इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, आर्थिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्टार्टिंग में। ठीक है, और संसाधन आवंटन की बात की जाए, है ना, मान लीजिए एक नया तेलंगाना राज्य बन गया तो नदी जल बंटवारे पे भी विवाद हो सकता है, और इसका हुआ ही है। उदाहरण के तौर पे देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्या हुआ था, विभाजन के बाद कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी, है ना, कि कृष्णा नदी का कौन कितना जल उपयोग करेगा। तो कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, सीमा विवाद हो जाता है ना। तो नया राज्य बना, उसके बाद सीमा का विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बेलगामी वाला जो एरिया है उसको लेके विवाद चल रहा है ना। तो इस तरह का वो सब रहता ही है। अब देखिए, अब नए राज्यों के गठन के लिए कोई विवाद न हो और सब चीज़ें स्मूथ चलें, तो उसके लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, है ना, आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मौजूदा राज्यों में उनके सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए। जैसे अब ये हुआ कि क्षेत्रीय असमानता के कारण तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश तो राज्य था ही, उसमें क्षेत्रीय असमानता थी, इसकी वजह से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तो हम क्षेत्रीय असमानता की स्थिति ही ना लाने दें, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि क्षेत्रीय असमानता की स्थिति आए ही ना। तो सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जानी चाहिए, एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए, है ना, जो कि नए राज्यों की गठन की जो है जांच हो और उसके सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति अपना निर्णय दे कि वेदर पुनर्गठन इज रिक्वायर्ड और नॉट, नए राज्यों के गठन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, और स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि नए राज्यों के निर्माण के लिए राजनीतिक विचारों की बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, केवल राजनीतिक हित साधने के लिए नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, नहीं, वो इकोनॉमिक और सोशल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें कि आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता, वेदर आर्थिक और सामाजिक तौर पर नए राज्य के गठन की ज़रूरत है या नहीं है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनल इमरजेंसी से रिलेटेड, आंतरिक आपातकाल। अब ये सुर्खियों में क्यों है? वो सुर्खियों में इसलिए है कि वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ था भैया? ये हुआ था 25 जून 1975 को, है ना। क्या बोल दिया गया था कि आंतरिक खतरे की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। अच्छा, अब आपातकाल होता क्या है? आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सारे जो शक्तियां होती हैं उसको अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है। अच्छा, अब भारत में होता क्या कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, और ये आपका यहाँ पे होमवर्क रहेगा कौन कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है और कौन कौन से नहीं किए जाते हैं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, ये मौलिक अधिकार को निलंबन करने का जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है, देखिए अब आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल भारत के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 में उल्लिखित है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 में आपातकाल उल्लिखित है। ठीक है। अच्छा, ये आपातकाल का प्रावधान डालने का रीज़न क्या था? क्यों संविधान में ये इमरजेंसी डाला गया? इमरजेंसी डालने का पर्सपेक्टिव संविधान का, या कह लें कि विचार या मकसद यही था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। इसी वजह से ये इमरजेंसी का प्रोविज़न डाला गया। अब इमरजेंसी देखते हैं कि कितनी तरह की इमरजेंसी होती हैं, आपातकाल के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, आपातकाल जो एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, हम मेनली आपातकाल को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ठीक है। दूसरा एक तरीके का होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, है ना, यही जो 2 तरह के रीज़न हैं, युद्ध या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, उसके कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अच्छा, अब युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये जो है युद्ध और बाहरी आक्रमण, इन दोनों के आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया तो इसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। और सशस्त्र विद्रोह के रीजन से अगर आपातकाल लगाया गया था तो इसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल लगाया। अच्छा, अब हमने जो पढ़ा कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, उसमें आंतरिक खतरे का हवाला देकर लगाया गया था कि आंतरिक खतरा है, उसका हवाला देकर लगा दिया गया था। वो भी हम बता दें आपको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को हटा के बोल दिया गया आर्म्ड रेबेलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया उसको। ठीक है, अगर कोई हमारे देश की टेरिटरी में कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तो उस तरीके के जो आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहा जाएगा। ठीक है, अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। एक बार तो हमने पढ़ा ही कि जिसका 50 वर्ष मनाया गया है 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था और 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, इसके कारण भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है वो है 1962, 1971 और 1975। ये 62 में है चीन, 71 में है पाकिस्तान, और ये है इंटरनल डिस्टर्बेंस CPID। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को बाद में 44वें संविधान संशोधन में बदल दिया गया इस वर्ड को, और बोला गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इससे चेंज कर दिया गया। तो अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और यह आर्टिकल 356 में इसका
दिया गया विवरण। और ये जो हम पढ़ रहे हैं आंतरिक आपातकाल, ये जो 3 तरह का आंतरिक आपातकाल लगाया गया है, ये आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 352। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल एक होता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है और यह तभी घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है, तभी ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। भाई देखते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर, है ना, रिटन रिक्वेस्ट होना चाहिए मंत्रिमंडल का, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है। और लिखित अनुरोध को, जो रिटन रिक्वेस्ट है हमारा, कह लें लिखित अनुरोध शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए पॉइंट दे सकता है कि केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के क्या मौखिक रूप से अनुरोध करने पे हो जाएगा? नहीं, ये लिखित रूप से अनुरोध होना चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का, ठीक है। लिखित अनुरोध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ड को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इस वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, अब अनुमोदन की बात करें तो आपातकाल की उद्घोषणा को, जो आपातकाल की उद्घोषणा की गई है उसको 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ये हो गया अनुमोदन। अवधि क्या हो गई? राष्ट्रीय आपातकाल। अवधि क्या होगी? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीनों तक लागू रहता है। उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीनों तक लागू रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल की जब उद्घोषणा हो जाती है तो 6 महीनों तक तो लागू रहता है, उसको फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड फैक्ट्स। अब हम आते हैं, जो अगला हमारा करंट अफेयर है वो है मिशन कर्मयोगी। ये मिशन कर्मयोगी क्या है, ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि हाल ही में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग, हाल ही में क्या है, क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब ये सीबीसी है क्या? इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, तो सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाया गया जिसका नाम था मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो कार्यक्रम था, इसी के हिस्से के रूप में सीबीसी का स्थापना किया गया था 2021 में। मिशन कर्मयोगी जो ये मिशन स्टार्ट किया गया था, इसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 2021 में, है ना। अब उसके 3 साल पूरे हो गए हैं। तो अब इस न्यूज़ में हम लोग जानेंगे कि मिशन कर्मयोगी क्या है, इसको स्टार्ट करने का मकसद क्या था। देखिए, मिशन कर्मयोगी क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उसमें तैनात जो सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। और ट्रेंड करने का मकसद यही है कि उसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। ये इसका मोटिव है, यही इसका इंटेंशन है। जो मिशन कर्मयोगी था, मिशन कर्मयोगी में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन कर्मयोगी को कार्यान्वयन करने के लिए
तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करता है, वो ट्रेनिंग देता है जो विभिन्न केंद्र सरकार के जो मंत्रालय में तैनात जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसका मकसद ये है ट्रेनिंग देने का कि भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में वो सक्षम हो। यही इसका मकसद है। यही है मिशन कर्मयोगी का मूल सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आते हैं, वो है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन गलत सूचना। ठीक है, हुआ क्या है, ये चर्चा में क्यों है ऑनलाइन गलत सूचना, कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशंस फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन जारी किए हैं। ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशंस फॉर मल्टी स्टेक होल्डर्स एक्शन जारी किया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यूएन ने इसमें इंटरवेंशन किया हुआ है। यूएन ने एक पूरा प्रिंसिपल ही जारी कर दिया है ना। अच्छा, इसका जो है डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जो गलत सूचना होती है, इसका देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका अर्थव्यवस्था पर, किसी देश की इकोनॉमी पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी सूचना आ गई है ना कि ये पर्टिकुलर कंपनी डूब रही है, तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का पूरा तहस नहस कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर देश में। तो इस तरीके की सूचनाएं बहुत ही घातक होती हैं किसी देश के लिए, किसी विशेष संस्था के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए। तो अब ये समय आ गया है कि इस तरीके की सूचनाओं पे रोक लगाया जाए, उनको फैलने ना दिया जाए। इसका और भी क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि जो एसटीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, या कह लें जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, उसके जो गोल हैं वो सब हासिल करने में इनसे कठिनाई हो रही है। ये और भी चुनौतियों को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर क्या झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि इस टीके में से प्रजनन क्षमता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, या कैंसर हो सकता है लोगों को, है ना। ऑटो इम्यून बीमारियों के दावे किए जा रहे थे। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कि उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, है ना, सबके सर्वांगीण विकास की बात की गई है। तो अगर इस तरीके की महामारियां आती हैं और इस तरीके का अफवाह फैलते हैं तो लोग टीके से लेने से डरेंगे, और ये सब चीज़ें फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा मिशन। मतलब फिर जो इनोवेशन है, जो साइंटिस्ट इनोवेशन करते हैं पूरा मन लगा कि हमें इसको बीट करना है, और इस तरीके की व्यापक जो है भ्रांतियाँ फैल जाती हैं समाज में, तो फिर एक तरीके से कहें कि साइंटिस्ट भी डीमोटिवेट होते हैं अपने इनोवेशन में। तो ये एक कह लें कि गवर्नमेंट का जो है फ़र्ज़ है कि इन सारी चीज़ों को रोके, है ना, फैलने से। और ये हर तरीके से नुकसानदायक है किसी भी देश के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी संस्था विशेष के लिए ये नुकसानदायक है, और इनफैक्ट लोकतंत्र के लिए भी ये खतरा रहती है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएन ने इसमें क्या किया है कि ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशंस फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन जारी किया हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था कि 2023 में 3 कानून पास किए थे। वो अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, लेकिन वो 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून इम्प्लीमेंट हो गए हैं। वो उसी की बात की गई है। और वो क्या है, क्रिमिनल लॉज हैं, आपराधिक कानून हैं। 3 आपराधिक कानून हैं जो 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, बने की संसद ने 2023 में पारित कर दिया था। और वो तीनों कौन कौन से कानून हैं? पहला तो है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसने रिप्लेस किया है भारतीय दंड संहिता 1860 को। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या किया गया है
कि छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। ये है कि दंड अगर आपको देना है तो आप सामुदायिक सेवा में लग जाइए। ये भी एक प्रावधान है, ये नया है, चेंज है ये, ठीक है। उसके बाद 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, भले ही ऐसा संबंध उसकी सहमति से ही क्यों न बनाया गया हो। भले ही ऐसा संबंध उसकी सहमति से ही क्यों न बनाया गया हो। आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये चेंज है किसमें, भारतीय न्याय संहिता 2023 की बातें की गई हैं। ये सारी बातें किसकी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की हैं। इसने रिप्लेस किया है भारतीय दंड संहिता 1860 को। भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस किया है। एक तो किया गया सामुदायिक सेवा की बात की गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, और दूसरा ये 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ अगर लैंगिक संबंध बनाते हैं तो बलात्कार माना जाएगा, भले ही सहमति क्यों न हो। और आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। ये है आपका एक दूसरा है हमारा कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहले हमने न्याय की बात की, न्याय संहिता की, अब नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की गई है। इसने रिप्लेस किसको किया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत, जो ऐसे लोग जो विचाराधीन हैं, है ना, मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले कई लंबित आरोपों को छोड़कर यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये है नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बात की गई है, ठीक है। मतलब जो पहली चीज़ें नहीं थी अब वो थोड़ा एडवांस लेवल की बात की गई है, क्योंकि हमारा विज्ञान भी एडवांस होता जा रहा है, समाज भी एडवांस होता जा रहा है। तो जो चीज़ें समय के साथ शामिल नहीं थी उनको शामिल करके उनका नाम चेंज कर दिया गया है और चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं इसमें। देखिए, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट की बात की गई है इसमें। यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप मतलब फिंगरप्रिंट और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है। भाई पहले क्या था, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था उस टाइम पे तो फिंगरप्रिंट होता ही नहीं था, मतलब उतना डेवलप नहीं था, तो वो इंक्लूड नहीं किया गया उस कानून में। अभी सरकार ने क्या किया कि सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट, आवाज़ के जो सैंपल हैं, है ना, उनको एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो हमारा तीसरा कानून है, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य मतलब जो प्रूफ जो हम करते हैं किसी चीज़ को कि इसका ये प्रूफ है, ये देख लीजिए, फैक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं बिफोर कोर्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया है। देखिए अब वही वाली बात है कि एडवांसमेंट के साथ साथ चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं। इस साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा, ठीक है। अब मौखिक साक्ष्य की बात की गई है। तो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों या गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो ये 3 कानून थे, क्या ना, जो कि ये पास कर दिए गए हैं। वो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। अब देखते हैं अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है कि 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे है, क्या है। आपको पता होगा कि हमारे संसद ने एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी महिला सांसदों के, है ना, कि इतना प्रतिनिधित्व तो होगा ही होगा। तो देखिए हुआ क्या है कि 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। कितना परसेंट है भाई, 13.6% है, जो अभी करंट की लोकसभा है, मौजूदा लोकसभा है जो चल रही है अभी। 17वीं लोकसभा के लिए 78 महिलाएं
संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी, जो कि 14.4%। तो इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटा है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 17वीं लोकसभा से घटा है। ये कहीं भी पीटी में पूछ सकता है, फैक्ट दे सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जबकि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थीं। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में घटा है ना। देखिए लिखा भी है, देखा जाए तो 18वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट आई है। ठीक है। अब देखिए विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति देखते हैं कि 2 राज्यों की विधायिका है। तो 18वीं लोकसभा या फिर केंद्र में जो लोकसभा राज्यसभा उसकी बात करेंगे तो 18वीं लोकसभा चुनाव में 797 महिला उम्मीदवारों में से 9.7% ने जीत दर्ज की, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में 726 महिला उम्मीदवारों में से 10.74 ने जीत दर्ज की। ठीक है। तो वही बात की गई है कि 17वीं में 78 महिलाएं थी और 18वीं में 74 महिलाएं हैं। वही बात किया जा रहा है, थोड़ा डिटेल में बात किया जा रहा है इसको। ठीक है। तो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले लोकसभा में 5% था, जो बढ़कर 17वीं लोकसभा में अपने उच्चतम स्तर 14.4% पर पहुंच गया। तो जो पहली लोकसभा में 5% महिलाएं थी, अब 17वीं लोकसभा में 14.4% महिलाएं थी, जो कि हाईएस्ट था। 18वें में घट गया है, 18वें में 13.6% ये हो गया है। 18वें में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 74 महिलाएं हैं और उनका प्रतिनिधित्व है 13.6%, जबकि 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 14.4% और उनका नंबर कितना है 78 महिलाएं। अच्छा, वर्तमान में महिला सदस्य राज्यसभा सदस्यों का 14.05% है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है 26.9%। तो एक विकल्प ये भी पूछ सकता है किसी भी पीटी में कि भारत की लोकसभा में जो वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी है, क्या उससे कम है या अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो है 26.9% या कह लें अप्रॉक्सीमेटली 27%, जबकि हमारे लोकसभा में कितनी है इस बार है 13.6%। ऐसे याद रखिएगा कि 26% और 13.6 मतलब उसका अप्रॉक्सीमेटली आधा है। लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, 50% है। ठीक है। ये सब जो फैक्ट है वो दिया गया है। और जो महिला विधेयक है हमारे चैनल पे आप देखेंगे, हमने शॉर्ट्स में भी बनाया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो कितने साल के लिए इम्प्लीमेंटेड है, मतलब लिखा गया कितने साल तक ही इम्प्लीमेंट रहेगा, है ना। और देखिए इसका महत्व क्या क्या है वो सब चीज़ें इसमें थोड़ा दिया गया डिटेल में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, महिलाओं का होना आवश्यक क्यों है ना। क्योंकि ये महिलाएं जो है आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, है ना। भारत की कुल आबादी में लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है। हाँ, ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का विधायी प्रतिनिधित्व महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बेहद ज़रूरी है ना। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आपराधिक, कम भ्रष्ट होती हैं, वे अधिक प्रभावशाली होती हैं और उनके भीतर राजनीतिक अवसरवाद कम होता है ना। क्योंकि पुरुष तो देखिए हर कोई नेता बाहुबली ज़्यादातर होते हैं, उनकी पत्नियां बाहुबली वाले कृत्य में इन्वॉल्व नहीं होती हैं ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए उनका जो सफ़र होता है वो साफ़ सुथरा होता है, वो जेल वेल नहीं गई होती हैं। तो इसलिए उनका जो है प्रतिनिधित्व अगर होगा तो उनकी सोच और समझ उस तरीके की होगी, वो उस तरीके का मांग रखेंगी, डिमांड रखेंगी ताकि समाज में एक सुधार हो सके, है ना। तो यही एक मकसद है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, है ना। अब देखिए हमने देख लिया कि महिलाओं के, लेकिन महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो उठाए गए कदम हैं वो क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसकी बात करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लाया गया, 106वां संविधान संशोधन। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि 2023 में लाया गया 106वां संविधान संशोधन था 106। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। एक तो ये कदम उठाया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, ये दूसरा कदम हो गया। ठीक है। थर्ड कदम क्या है भैया देख लेते हैं कि भारत ने SDG टारगेट 5.5
हासिल करने का संकल्प लिया है। इसमें राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी का आह्वान किया गया है। एसडीजी टारगेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उसमें 5.5 जो वर्जन है इसका हासिल करने का संकल्प लिया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। तो ये सारे जो कदम हैं उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात की गई है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे जून मंथ के, उनका पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है, हम लोग करंट भी पढ़ रहे हैं, उस करंट से रिलेटेड जो भी हमारा जीके या जीएस के फैक्ट हैं उनको भी हम लोग ध्यान में देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे जो हमने आज पढ़ा है एसडीजी, तो जो पेरिस एग्रीमेंट है, आप लोग का होमवर्क ये होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट को पढ़िए, है ना, और जो हमारे 17 एसडीजी हैं उनको ध्यान में रखिए। और उसके बाद ये आया क्यों, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी आप लोग ध्यान में अभी देख सकते हैं। अभी के लिए क्लियर करके रखिए कि सारे एनवायरनमेंट में जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जो भी समझो वियना कन्वेंशन हो गया है ना, बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, उनको क्रमवार तरीके से देखिए, क्रमवार तरीके से पढ़िए। 1 बाय 1 उठा के पढ़ेंगे तो फिर वो दिक्कत आती है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसके बाद क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट आया क्यों, उसका मकसद क्या था, है ना। तो ऐसे पढ़ाई करेंगे तो सब क्रमवार तरीके से चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो लाएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो और भी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसको इस जून मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और भी आगे जो चीज़ें होंगी उसको सारी विजन आईएएस की डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। और अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।